गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम शुरू कर रहे हैं अब अगला चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये सेकेंड बुक का ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम अभी शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि दो टाइप की ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी को दो टाइप में बांट दिया, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, नेचर के बारे में, हमारे फिजिकल नेचर के बारे में, और जो इन्वायरमेंटल है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, सेटलमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम इसमें ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी रियल डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी रिलेशन, एक सेकंड, रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है फिजिकल नेचर का ह्यूमंस के साथ वो कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसकी ना काफी सारी डेफिनेशन दी गई है। रेडजल ने इसकी डेफिनेशन दी है, दो चार और लोगों ने, सैंपल्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, ये आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं इसके बारे में, नेचर ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में पढ़ते हैं आप, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या होगा, देखो क्या होता है प्राइमरी, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। पहले अर्ली टाइम पे, यानी एशियन टाइम पे, एशियन टाइम पे क्या होता था, लोग ज्योग्राफी के मतलब जो हमारा फिजिकल नेचर है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होते थे। तो जो ह्यूमंस का क्या होता था, वो होता था नेचुरलाइजेशन, जिसको आपकी बुक में लिखा गया है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन कैसे, कि लोग क्या होते थे, सारा टाइम ज्योग्राफी डिपेंड हो जाते थे, नेचर पे डिपेंड हो जाते थे। एग्रीकल्चर बिल्कुल नेचर पे डिपेंड, कि बारिश होगी तो हमारे फील्ड बनेंगे वरना नहीं बनेंगे, सब कुछ नेचर पे डिपेंड होता था। अगर हम कोई नई चीज बना ही नहीं पाते थे, शिकार करना, हंटिंग करना सिर्फ नेचर पे डिपेंड है, घास फूस खाना नेचर पे डिपेंड है। ये जो एशियन टाइम के लोग थे वो सिर्फ ये थे, नेचुरलाइजेशन था ह्यूमन का, नेचर के अंदर तब्दील हो गए थे ह्यूमन, जिसमें क्या था, नेचर का तो इन्फ्लुएंस था किस पे, ह्यूमंस पे, तो इसको बोला गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे धीरे 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 ये जो टर्म है ना नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसको ना एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ये एक टाइप है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो ये बताता है कि एशियन टाइम के अंदर जो लोग थे वो नेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, नेचर इन्फ्लुएंस था, नेचर का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, और नेचर के हिसाब से अपना काम क्या करते थे, ये था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगर आप अगली बात करें, जो आगे की बात है वो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जैसे जैसे लोगों ने टेक्नोलॉजी अपनाई, नेचर और ह्यूमन के बीच की कड़ी क्या है, उन दोनों को मिलाने की कड़ी क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे लोगों ने टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया, एनहांस किया, वो और चीजें सीखते चले गए, वैसे वैसे ह्यूमनाइजेशन हो गया नेचर का। नेचर का ह्यूमनाइजेशन कैसे हो गया, कि जो नेचर है वो सारा ह्यूमन के हिसाब से चलने लग गया। अब हमारी ग्लोबल वार्मिंग और इनके कारण क्या होता है, नेचर हर बार चेंज हो जाता रहता है, और हमने क्या किया, सोयल से कुछ और चीज बना ली, किसी चीज से कुछ और बनाई, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कर दी, पानी का यूज हम ज्यादा करने लगे किसी और चीज में, कभी किसी और चीज में, तो वो क्या हुआ, ह्यूमनाइजेशन हो गया नेचर का। यानी अब क्या होगा, इन्फ्लुएंस है ह्यूमंस का नेचर पे। टिश्यू कल्चर आ गया। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हमें ना सिर्फ पौधों की एक छोटी सी पार्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम और पौधे उगा सकते हैं, यानी केमिकली पौधे इंट्रोड्यूस होने लग गए, नेचर का तो कोई रोल ही नहीं रहा। लेकिन अगर नेचर खत्म हो जाए तो क्या होगा,
वो तो आप जानते हो, नेचर खत्म हो जाए, हवाएं नहीं रहेगी, और भी चीज नहीं रहेगी, तो आप जी ही नहीं सकेंगे। अगर आप बात करें, ये सब कुछ इसको भी एक टर्म से डिनोट करता है। पहले जब नेचुरलाइजेशन हुआ था ह्यूमंस का, तो उसको हमने डिनोट किया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। अब ह्यूमनाइजेशन हुआ है नेचर का, तो जिसको हम डिनोट करेंगे पॉसिबिलिज्म से। पॉसिबिलिज्म से कि पॉसिबिलिटी हो गई नेचर को मोल्ड करके टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी, जिसको बोला पॉसिबिलिज्म, जिसका हम डिनोट करते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से, कि ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन नहीं, इस बार ह्यूमनाइजेशन हो गया नेचर का। नेचर का इन्फ्लुएंस कम और ह्यूमंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया, इस वजह से इसको बोला गया पॉसिबिलिज्म। ये दो टर्म्स हैं आपके यहाँ पे बुक के अंदर। तीसरी टर्म भी दी हुई है जो है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म ये उन दोनों के बीच की कड़ी है, जो किसने दी है? ग्रिफिन टैलर ने दी है। ग्रिफिन टैलर ने ये थ्योरी दी है नियो डिटर्मिनिज्म की, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये दो नाम है इसके, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमने ह्यूमनाइजेशन किया नेचर का, वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ने लग गया, पोल्यूशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, सारे ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन आ गया, और बीमारियां और ज्यादा फैलने लग गई। इसी वजह से क्या हुआ? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म आया, नियो डिटर्मिनिज्म आया, कि हमें सस्टिनेट करना है हर चीज को, ज्यादा कम से कम यूज करना है चीजों का, इतना ज्यादा यूज नहीं करना। ये था नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर, कि नेचर को कोई हार्म प्रोवाइड कराए बिना हमें हमारी टेक्नोलॉजी का और इनका यूज करना है। सस्टेनेबल जो आप वर्ड लेके चलते हैं वो इसी के लिए यूज होता है, सस्टेनेट करना हर चीज को। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं और इन सब चीजों को हम ना बचा के रखते हैं, ताकि हमारी अगली जनरेशन उस चीज की यूज कर सके और हमारे नेचर को भी कोई हार्म ना हो। आगे हम बात करते हैं कि हमारे जो ह्यूमंस का हमने नेचुरल ह्यूमनाइजेशन किया नेचर का, वो कैसे कैसे किया। आपको मैं एक अप्रोचेस बताती हूँ इसकी। अर्ली कॉलोनाइज थे हम, फिर उसके बाद में आप लेट कॉलोनाइज्ड, ये आपकी बुक में टर्म्स भी दी हुई है। और उसके बाद में क्या होगा? 1930s, 1970s और 1998 और टिल नाउ, ठीक है। अर्ली कॉलोनाइज में क्या हुआ था कि नई नई मतलब जो रीजन्स थे उनकी खोज हुई थी। आपको याद है हम कॉलोनाइज हुए थे कब? 1600 के अंदर, 1600 के अंदर कॉलोनाइज हुए थे। उस टाइम पे थोड़ा बहुत ये पता लगाया गया था कि यहाँ पे कोई नई चीज मिल सकती है यहाँ पे। जैसे आपने चार्ल्स मैसन पढ़ा था, जो कब आया था? 1500 के टाइम पे आया था वो तो। और उसने क्या बताया था कि यहाँ पे ना कोई सभ्यता मिली जा सकती है या कुछ और है। तो क्या हुआ? रीजन्स की हमें पता चला कि न्यू रीजन्स है यहाँ पे। लेट कॉलोनाइज्ड में वो जो न्यू रीजन्स थे प्लस उनकी अंडरस्टैंडिंग, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स जैसे जेम्स प्रिंसअप हो गया और भी बहुत सारे हैं, जैसे अलेक्जेंडर हो गया, कनिंघम हो गया, और जैसे हमारा वो मैकेंजी हो गया, कॉलन मैकेंजी, ये सारे कॉलोनाइज्ड में थे, ब्रिटिशर्स थे। जब हम कॉलोनाइज थे तब उन्होंने जो न्यू रीजन्स ढूंढे थे उनके बारे में भी जानना शुरू कर दिया कि उनके टाइम में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। जैसे अमरावती स्तूप के बारे में, और भी अलग अलग स्तूप जो थे, मतलब सांची का स्तूप था, उन सब के बारे में आपने जानना शुरू किया इन सब के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है 1930s में? यूनिक, डिफरेंट और डिफरेंट रीजन्स की खोज होती रही। जैसे कि 30s में किस किस की हुई थी? 1920 के अंदर तो, और 1922 के अंदर तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की हुई थी। ऐसे ऐसे खोज होती चली गई। और ये इसके अंदर 70s के अंदर क्या होता है? 70s के अंदर 3 स्कूल आता है। और उससे पहले 1960 में एक 1960s में क्या होता है कि इसमें तो आते हैं 3 स्कूल। इन 3 स्कूलों में क्या होता है कि पहला होता है वेलफेयर का, स्कूल ऑफ वेलफेयर,
और दूसरा होता है स्कूल ऑफ, आप बोल सकते हैं उसको लिबरेशन, लिबरेशन का स्कूल। और पहला आता है उसका वेलफेयर का, लिबरेशन का। इस तरह से ऐसे 3 स्कूल होते हैं ये, ठीक है, जिसके अंदर बिहेवियर का स्कूल आता है। 3 स्कूल मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। पहला स्कूल था वेलफेयर का, दूसरा था लिबरेशन का, और तीसरा था बिहेवियर का। लोगों की वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचने लग गए। लिबरेशन यानी कि पुवर्टी और ये कम हो, और प्राइवेटाइजेशन कम हो, कैपिटलिज्म ज्यादा हो। बिहेवियर यानी लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना ज्यादा शुरू कर दिया। ये 3 स्कूल थे। 1930 60s में क्या होता है, अपने 60s के बीच में बात नहीं की थी, वो था क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी आती है, प्लस में कंप्यूटर की थ्योरी आती है, जिसके बीच में कंप्यूटर की और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी आती है 1990s। और टिल नाउ यहाँ तक क्या होता है, लोगों की कंडीशंस के बारे में जानना, लोकल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ये आता है इन चीज के अंदर। और ये आप जो आपकी बुक में अप्रोचेस दी गई है, इनको प्लीज ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में पूछी जा सकती है। उसके बाद में कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं हमारी इस ह्यूमन ज्योग्राफी की। जैसे कि पहले आती है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में क्या है, एक तो सोशल ज्योग्राफी है उसका एक फील्ड ह्यूमन ज्योग्राफी का, एक है अर्बन ज्योग्राफी, एक है पॉलिटिकल, एक है सेटलमेंट। सेटलमेंट तो सब फील्ड आ गया वैसे। इकोनॉमिकल, ठीक है। इस तरह से ज्योग्राफी की सब फील्ड है। पॉपुलेशन की भी है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब सोशल ज्योग्राफी में क्या है कि सोशली इसके कल्चर के बारे में, इसकी लिटरेसी के बारे में, इसके जेंडर के बारे में, इन सब के बारे में, ये जो चीजें हैं ये सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड है। जो सोशल चीज से रिलेट करते हैं, इसका जेंडर हो गया, इसकी लिटरेसी होगी, इसका कल्चर हो गया, इसके रिचुअल्स हो गए, ये सारे इसके अंदर ज्योग्राफी में आएंगे। अर्बन के अंदर क्या आ गया, इसकी सेटलमेंट आ गई। और पॉलिटिकल में क्या आ गया, एक तो इलेक्ट्रोल बोला जाता है, ज्योग्राफी होती है इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके से 2 ज्योग्राफी और होती है, ये होती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सब फील्ड। इकोनॉमिकल में क्या होता है, जैसे उसके ऑक्यूपेशंस आ गए, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आ गई, रिसोर्सेज ज्योग्राफी वाली आ गई। इस तरह से जो ज्योग्राफी होती है वो ऑक्यूपेशनल होती है। और पॉपुलेशन की आप जानते ही हो, जो हमने अब थोड़ी देर पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ी थी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।